हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपने क्लास प्लेटफॉर्म पर। और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं आपकी कक्षा 7 की अध्याय छठी। ठीक है, तो जिस चैप्टर का नाम है आपका नगर व्यापारी और शिल्पी जन। और पिछले हमने देखा था अनुपस्टोटा जो एक तकनीक है भवन निर्माण की, ठीक है, वह हमने देखी थी। इसमें अपने आप कुछ शब्द देखे थे। आप मीन्स आपका बसावट, आपका पृष्ठक, आपका मेहराब द्वार, मेहराब प्रवेश द्वार था। और हौज सुल्तानी का मतलब था राजा का जलाशय, ठीक है। और मंदिर मस्जिद हौज इनका निर्माण करवाए गए थे। 11वीं शताब्दी में हमने एक मंदिर का देखा था, कंदरिया महादेव मंदिर, जो शिव की स्तुति के लिए बनाया गया था। धनदेव चंदेल वंश के राजा ने बनाया था। और महादेव महामंडप हमने देखा था, जो मंदिर में महामंडप बनाए जाते थे, वो सभागृह होते थे सबके लिए। वहां पर सब इकट्ठे होते थे, नृत्य वगैरह करते थे। एवं गर्भगृह देखा था, जिसमें मुख्य स्थान पर जहाँ से पुरोहित और राजा के परिवार वाले जाते थे, क्योंकि वहां पर मुख्य मूर्ति देवी की प्रतिमा रखी जाती थी, वहीं पर उनकी पूजा होती थी। तो सिर्फ वहां पर जनमानस को जाने की जरूरत नहीं थी, वे केवल पुरोहित वहां वे जाते थे और राजा और उनके परिवारजन जाते थे वहां पर। सिर्फ 8 स्वर्गों का देखा था, मतलब कि एक केंद्रीय कक्ष थे, उसे एक केंद्र कक्ष था, उसी को 8 स्वर्गों का कहा गया था। तो एक मेन रूम था, उसके आसपास में कमरे बनाए गए थे 8, ठीक है। और हमने देखा था कि जो शाहजहां का जो समय था ना, सबसे ज्यादा जो स्थापत्य जो बने हैं वह कहाँ पे बने, शाहजहां के शासन काल में बने हैं, ठीक है। चलिए, समय में कोई यदि यात्री आए बाहर देश से, ठीक है, तो वह उस नगर के बारे में किस तरह की आकांक्षाएं रखेगा। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था, मतलब कि उस समय में किस तरह के नगर बनते थे, वहां पर किस तरह का शासन था, किस तरह की व्यवस्था थी, कितनी सुख सुविधा थी, यह सब इससे वह अपनी सोच विचार वह बनाएगा, वह यात्री, ठीक है। एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। अब इस समय में जो नगर थे ना, वो अब जो वाणिज्यिक नगर भी थे, शहर भी थे, प्रशासनिक नगर एवं मंदिर नगर भी थे, ठीक है। शिल्प उत्पादन के वहां पे कार्य भी बहुत तेजी से, बहुत बेहतर तरीके से होते थे। आपकी मध्य युग के समय की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। चित्र एक, मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। अब हम मानचित्र एक देख लेते हैं और इसमें हम देखते हैं मध्य में और दक्षिण भारत में जितने भी व्यापार और शिल्पकारी जो उत्पादन के केंद्र है ना, वो कौन कौन से हैं, इसमें देख लो, ध्यान रहेगा आपको। प्रशासनिक केंद्र, अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। हमने अध्याय 2 में चोल वंश के बारे में पढ़ लिया था। अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजल मल्लन राजराज पेरुथचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसे गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। राजेश्वर मंदिर है आपका, यह राजा राजराज द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, जो चोल वंश के थे। वास्तुकार का नाम क्या था आपका, कुंजल मल्लन राजराज, इनका नाम याद रखना है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल है, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। यहाँ पे जो राजमहल है उनके अंदर भी बहुत सारे मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। अब यहाँ पे जो राजा के दरबारों में जो मंडप बनते थे, यहाँ पे क्या करते लोग दरबार लगाते थे राजा लोग। यहाँ से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे। अब जो राजा लोग जो आदेश जारी करते थे, तो वे अपने दरबार से ही जारी करते थे, ठीक है। नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए थे। अब जो नगर थे इनके राजाओं के, तो उन्हीं नगरों के अंदर में सैन्य शिविर भी बने हुए थे। तो नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ था, जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है।
अब यहाँ पे ये देखो कि इनकी जो नगर है इसमें अनाज, मसालों, कपड़ों से आभूषण की बिक्री हो रही है, यानी कि ये बहुत संपन्न है ना। चोल जो साम्राज्य है आपका, चोल जो आपका राज्य है, यह बहुत संपन्न है। यहाँ पे अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की खूब अच्छी तरीके से यहाँ पर मतलब बिक्री हो रही है। यहाँ पे इसका मतलब यह वाणिज्यिक केंद्र भी है आपका, है ना। यहाँ पे अच्छी तरीके से व्यापार भी हो रहा है चोल राज्य में, ठीक है। और ये आपका सांस्कृतिक केंद्र, आपका धार्मिक केंद्र मतलब स्थल भी है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं तथा तालाबों से की जाती थी। तब यहाँ पर क्या था, जो नगर के लिए जो जल चाहिए होता था वह कहाँ से पूर्ति होती थी, कुओं और तालाबों से होती थी, ठीक है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उड़ीयो सलिए बुनकर मंदिर उत्सव के लिए झंडे झांडियां बनाने का कपड़ा, ठीक है, झंडे झांडियां बनाने का कपड़ा एवं राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जन साधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर निकटवर्ती ओरिया सलिए बुनकर, कौन सा बुनकर, सलिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए, सिर्फ मंदिर के उत्सव के लिए, ठीक है, झंडे के लिए कपड़ा बनाते थे। राजा के लिए कौन से वस्त्र का उपयोग करते थे, बढ़िया सूती वस्त्र उपयोग करते थे एवं जन साधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र का उपयोग करते थे, ठीक है। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मल्लाई में स्थापित असमूर्तिकार उच्च कांस्य मूर्ति तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। अब यहाँ चारों का भी यहाँ पे काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तीनों चीजें इनके नगरों में मिल गई देखने को। आप सब समझ सकते हैं कि चोल साम्राज्य आपका वाणिज्यिक केंद्र भी था, आपके मंदिर नगर भी थे, ठीक है, और आपके शिल्पकार के शिल्पीजन भी नगर भी थे, ठीक है। यह राज्य आपको बहुत ही समृद्ध था, ठीक है। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख लो, तो तंजावुर का हमने अभी जिक्र देखा था हमने, तंजावुर भी एक मंदिर नगर का बहुत बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। और मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप भी है, क्योंकि देखो आप अगर किसी भी जगह अगर मंदिर बन जाता है, तो मंदिर का निर्माण अगर होता है तो उसके आसपास में दुकानें लगने शुरू हो जाती है, क्योंकि में मंदिर में जाने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है, कई वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, तो उनपे उनकी दुकानें, ठीक है, उन मंदिरों के आसपास ही लगती है। और कई अन्य चीजों की भी जरूरत पड़ती है, तो उनकी भी दुकानें मंदिरों के आसपास लगती है। अब धीरे धीरे यही कारण से वहाँ पे आपके परिवहन की भी सुविधा शुरू हो जाती है, ठीक है। वहीं से धीरे धीरे करके आपके वहाँ पे जैसे करके वहाँ पे बाजार व्यापार चलने लगते, धीरे धीरे करके वहाँ पे नगरों का भी नगर भी वहाँ पे बनने लगते, वहीं पर रह के लोग व्यापार करने लगते हैं ना। तो इसी तरह से क्या होता है आपका, वो स्थान जहाँ पे मंदिर बन जाते हैं तो वो अपने आप ही धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा तेजी से आपके समृद्ध होने लगते हैं, बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं अपने विकास की ओर, ठीक है। इसमें यहाँ बताया जा रहा है कि मंदिर हमेशा अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब मंदिर बनते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है उस जगह की वो अपने आप ही चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मंदिर बनते हैं तो अपने आप वहाँ पे कई सारे व्यापार खुलने लगते हैं, लोग वहाँ पर आके अपने घर बना लेते हैं, वहीं पर आके वो लोग कार्य करने लगते हैं, कई कई अन्य बहुत सारे वहाँ पे जरूरत होती है, तो उन जरूरतों की पूर्ति के लिए वे वहाँ रहने लगते हैं, वहाँ पे कार्य भी करना शुरू कर देते हैं। तो यही आपका कारण है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था सडनली वहाँ पे बढ़ने लगती है, वहाँ पे नगर, वहाँ पे और भी कई चीजों का वहाँ पे निर्माण होने लगता है, ठीक है। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते हैं। अब जो वहाँ के जो शासक थे ना, जो राजा रहते हैं, ठीक है, तो वे लोग क्या करते हैं, एक तो देखिए भक्ति भाव मतलब अपनी भावना अपने ईश्वर के प्रति, अपने भगवान के प्रति जो उनकी भावना होती है, उनका प्रेम होता है, तो उनको दर्शाने के लिए, ठीक है, वे लोग मंदिर बनाते
बनाते थे, ठीक है। वहां पे जो मंदिर थे उनको वे लोग क्या करते थे, वहां के जो राजा थे वे भूमि देते थे दान में और धन भी देते थे अनुदान में, ठीक है। जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तो इसी एवं तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था। और क्या करवाते थे ये लोग, जो तीर्थ यात्री होते थे पुरोहित पंडितों को वे लोग भोजन भी करवाते थे। और इतने सारे त्योहार होते थे वे सब भी वे लोग बनाते थे, साथ में मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। अब जो मंदिरों में जो दर्शन करने आते थे दूर दूर से, वे लोग भी कुछ ना कुछ दान मंदिरों पर दिया, मंदिर को दिया करते थे, ठीक है। तो यह सारी व्यवस्था थी आपकी। यह सब कहाँ की व्यवस्था है हमें देखने को मिल रही है, यह सब हमें चोल काल में मिल रही है और दक्षिण की साइड हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक, अब हमने पढ़ा था ना आपके चोल काल में कांस्य मूर्तियां भी बनी। कांसा एक मिश्र धातु होती है, जो कांसा जो बनता है वो आपका मिश्र धातु होता है, ठीक है। मतलब कि दो चीजों से मिलकर बनता है। और वह किससे बनता है, तावे और डांगे यानी कि तीन की मेल से बनती है। यहाँ भी आपका, यहाँ से आपका पीटी निकल रहा है, क्वेश्चन निकल रहा है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोल कालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। अब ये जो लुप्त मोम की जो तकनीक है, यह आपकी कौन सी तकनीक है, ठीक है, कांस्य मूर्ति बनाने की तकनीक है। और किस समय में प्रचलित थी, आपकी चोल कालीन के समय में प्रचलित थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। अब यहाँ जो टेक्निक है लुप्त मोम में, तो इसमें सबसे पहले लोग क्या करते थे, मोम की एक मूर्ति प्रतिमा बनाई जाती थी। फिर इसमें चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है। अब मोम की प्रतिमा बना ली। अब उसके ऊपर में ये लोग क्या करते थे, चिकनी मिट्टी लेते थे, सर उसको उस मोम के ऊपर में लीप देते थे। मतलब तो प्लेन करके अच्छी तरीके से बराबर में उसको पोत देते थे, लीप देते थे, ठीक है। और फिर लिपने के बाद में, लगाने के बाद में उसको सूखने के लिए वे लोग छोड़ देते थे। जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसकी मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी, ठीक है। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था, ठीक है। तो यह आपकी तकनीक हो गई, यह लुप्त मोम की तकनीक हो गई। अब देखो लुप्त मोम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मोम तो अंदर में है ना, छुपा हुआ है, छुपा दिया ना इसमें, मतलब छुपा के फिर उस पर लेप लगाकर मिट्टी की, फिर उसको सुखा कर, ठीक है। और फिर उसको जब मिट्टी सूख जाती है तो उसे आप इसमें छेद करके, ठीक है, और उसको गर्म करने के लिए रख देते हैं, ताकि सारी की सारी मोम जो अंदर लगी हुई थी, बनाई गई थी प्रतिमा, वो सारी पिघल कर निकल जाए। और जैसे निकल जाए वैसे उसमें जो धातु ये रेडी करते हैं, तांबे और आपका किसका देखा था यहाँ पर अभी, तांबे और हाँ, तांबे और टीन का जो धातु यहाँ पे मिक्स करते हैं, कांसा जो रेडी होता है, तो यहाँ ये लोग पिघला कर ये लोग उससे भर देते हैं। अब जैसे वो भर जाती है, और फिर ठंडी होने के बाद इसको क्या करते, ऊपर से चिकनी मिट्टी को आवरण को सावधानी से निकाल देते, ठीक है। तो यहाँ पे मोम तो छुपा हुआ है ना, इसलिए इसी कारण से इसका नाम लुप्त मोम तकनीक रख दी गई है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, मेंस के लिए भी और आपका पीटी के लिए भी, ठीक है। तो आपकी मूर्ति है चोलकालीन में जो बनाई गई थी उसी की एक तस्वीर ली गई है, ठीक है। अब यहाँ पर यह जो मूर्ति है ये कांस्य मूर्ति है, जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अब यह जो मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। अब मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे ना, तो वे क्या करते थे, उनके पास जो धन होता था, क्या करते थे, व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनै शनै समय के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इसके बारे यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जैसे
समय के साथ में मंदिर का निर्माण हुआ, तो वहाँ पे कितने लोग जो रहते हैं, कार्य करते हैं, बहुत सारे मंदिर में कार्य होता है और कार्य करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे मंदिर में सारा दिन काम करने में लगे रहते हैं। तो वे लोग ने क्या किया, दर्शनार्थियों के लिए और तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास ही वे लोग बसते गए। अब इस तरह से मंदिर के नगरों का विकास हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए वहाँ पे पूजा के लिए फूल, आपके परिवहन चाहिए, और कई सारी वहाँ पे आवश्यकताएं पड़ती है मंदिरों के आसपास मंदिर में जाने के लिए। ठीक है, जरूरत होती है, तो वही आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये लोग आसपास ही बस जाते हैं। ठीक है, इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का अभिभाव हुआ। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर है आपका, भील स्वामिनी मंदिर, यानी कि भील साहिब विदिशा। ठीक है, और गुजरात में आपका सोमनाथ मंदिर। ये आपका ध्यान से देख लो, आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पर है। और अन्य मंदिर में आपके तमिलनाडु में कांचीपुरम है। ठीक है, यहाँ आपका यहाँ सवाल बन चुके हैं। और मदुरई आपका है, और आंध्र में कौन सा है, तिरुपति। ठीक है, आंध्र में आपका तिरुपति मंदिर है। तो यह आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से आपका अच्छी तरीके से निकल रहा है। ठीक है, आप इसको ध्यान से अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लो और अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि इससे सवाल बन चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। अब तीर्थ स्थल है वे भी नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, आपको यहाँ पे देख लो, वृंदावन आपके कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। पीटी आपका यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है पीटी का। और तिरुवंतमलाई आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत बन जाता है, मेल आपका मतलब सुमेलित कीजिए। ठीक है, ऐसे नगरों के दो उदाहरण है। ऐसे और नगर दो कौन से, आपके अजमेर राजस्थान है आपका। ठीक है, और 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। यहाँ पे जो अजमेर था वो 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी रह चुकी है। ठीक है, आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। आपका सूबा कब बना, मुगलों के शासन काल में अजमेर बन गया था। ठीक है, यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती यही 12वीं शताब्दी में बस गए थे। अब जो यही अजमेर है, यहाँ पर कौन बस गए थे, सुप्रसिद्ध सूफी संत हैं जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी यही बस गए थे। उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी अजमेर में किसके दरगाह है, आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, आगे बढ़े। पंथु मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास से पुष्कर सरोवर भी है, जहाँ प्राचीन काल से तीर्थ यात्री आते रहे। अब अजमेर के पास में ही क्या है, पुष्कर सरोवर है, जहाँ पर प्राचीन काल से तीर्थ यात्री आते रहे हैं। जो छोटे नगर थे ना, उनका क्या हिसाब था। ठीक है, उनकी क्या स्थिति थी यहाँ पर। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सब बिछने लगा था। ठीक है, छोटे छोटे नगरों का भी यहाँ पर कई बसने लगे थे। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा। अब यहाँ पर फिर से एक अर्थ देख लो, मंडपिका का क्या है, मंडी। ठीक है, आपका मंडपिका का अर्थ क्या हुआ है, आपका मंडी। ठीक है, होती थी, जहाँ आस पास के गांव वाले अपने उपज बेचने के लिए लाते थे। अब जो गांव जो रेडी होते थे, वहां पे मंडी होती थी, मंडी पे यहाँ पे क्या करने आते थे लोग, गांव वाले लोग यहाँ पे अपना जो उपज होती थी उनकी, जो भी वे लोग साग सब्जी या दाल वगैरह जो भी कुछ होता था उनके पास, मंडी में बेचने आते थे। यानी कि यह एक तरह का बाजार हो गया आपका। ठीक है, उसमें उनमें ऐसी गलियां थी जहाँ दुकान एवं बाजार थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा। अब दुकान और बाजार थे, उन्हें क्या कहा जाने लगा, हाट। पहले हट कहते थे, बाद में क्या जाने लगा, हाट। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका निकल रहा है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, जैसे कुम्हारों, तौलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। अब यहाँ पे ये सभी बाजार धीरे धीरे बनने लगे, और भी ज्यादा हो गए, अलग हो गए वे सारे बाजार। ठीक है, कुछ व्यापारी तो नगर में ही स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे। अब कुछ व्यापारी क्या हो, वे लोग वही उसी नगर में ही स्थायी रूप, इनके हमेशा के लिए बस कर ही वे लोग स्थायी रूप से अपना कारोबार चलाने लगे। वहीं पर बस, वहीं पर घर बना ले, वहीं पे वे लोग अपने अपना कारोबार भी वहीं पर चलाने लगे।
जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर में घूम घूम कर क्रय विक्रय करते थे। अब कुछ व्यापारी जो थे वे क्या करते थे, नगरों में घूम घूम कर क्रय विक्रय करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। अब दूर दूर के व्यापारी यहाँ पे वे लोग भी आते थे, आपके घोड़े बेचने आते थे और काली मिर्च जैसे मसाले भी बेचने आते थे। ये दूर के व्यापारी थे, ठीक है, ये दूर दराज के व्यापारी थे जो इस मंडी में बेचने आते थे, ठीक है, हाट में बेचने आते थे। ठीक है, यहाँ से भी आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी का महल बना लेता था। ठीक है, अब यहाँ पर बताया, यहाँ पे है आपका जो आपके सामंत, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, जमींदार इन नगरों में या फिर इसके आसपास में ही, ठीक है, आसपास में मतलब कि ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर पे ही वे लोग क्या करते थे, किलेबंदी कर लेते थे। किलेबंदी करके क्या कर लेते, महल रेडी कर लेते थे अपने लिए। ठीक है, इस समय में ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। अब ये लोग यहाँ पे कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा धनाढ्य व्यापारी द्वारा कराया गया होता था। ठीक है, अब इनका यहाँ पे उद्देश्य क्या था, यहाँ पर जो ये लोग जो सामंत है, यहाँ पे जो जमींदार है, ठीक है, नगरों में जो किलेबंदी कर महल जो बना ले रहे हैं, तो इनका यहाँ पे क्या इनका रीजन होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कर लेने के चक्कर में, कर लेने के कारण से यहाँ पे ये लोग अपना महल किलेबंदी कर लेते हैं और इन्हीं से इन्हीं से कर लेकर संग्रह करके ये लोग मंदिरों को प्रदान कर देते हैं, जिनका निर्माण स्वयं ही इन्हीं के द्वारा और व्यापारी द्वारा होता है। ठीक है, ऐसे अधिकारियों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। ऐसे अधिकारियों का उल्लेख हमें कहाँ मिला है, अभिलेखों से हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर, ठीक है, यहाँ पर एक कारीगर है जो लकड़ी पर नक्काशी कर रहे हैं। बाजारों पर कर, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। अब यहाँ जो है आपका राजस्थान का टैक्स व्यवस्था है, कर व्यवस्था है, जो एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख से प्राप्त हुई है और किन किन चीजों पर यहाँ पर टैक्स था वह यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा वे लोग व्यापारियों पर, धातु की चीजें बेचने वालों पर, आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए थे। तो यह आपके राजस्थान के यहाँ पर इस तरह के कर लगाए जाते थे। तो यहाँ से भी सवाल आपका बन सकता है अगर आ जाए तो, बाजारों पर, या जो राजस्थान पे जो बाजार बने थे वहां के, तो इस तरीके से टैक्स, इन चीजों पर टैक्स लिया जाता था। ठीक है, इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नकद रूप में वसूले जाते थे। अब इनमें जो कुछ कर थे ना राजस्थान में, राजस्थान के यहाँ पे इलाके में जो कर होते थे वह क्या, कुछ तो वस्तु के रूप में और फिर कुछ नकद के रूप में वसूले जाते थे, यानी कि जो वस्तु होती थी उसके रूप में ये लोग कर ले लेते थे, जो भी वस्तु होती थी उनके पास में वही उनको कर के रूप में ले लेते, या फिर उसके बदले में उनको जो मुद्राएं मिलती थी या जो उनको धन मिलता था वह धन के रूप में भी ले लेते थे। ठीक है, नकद के रूप में ले लेते थे। बड़े और छोटे व्यापारी के बारे में हम देख लेते हैं। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी अपने संघ बनाते थे। ठीक है, घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिनका मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। क्योंकि व्यापारी को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। ओके, यहाँ पे हम ये देखना है कि जो एक व्यापार में है, एक जो बड़े व्यापारी, इनमें कौन सा नया व्यापारी आपका दिख रहा है, यहाँ पे बंजारे, तो ये आपके क्या है, यहाँ पे आपके व्यापारी ही है। ठीक है, और ये घूम घूम कर व्यापार करते थे, ये घूम घूम कर व्यापार करते हैं। ठीक है, और इन लोगों का व्यापार क्या होता है, ये लोग
बंजारे लोग घोड़े का क्रय विक्रय देखते हैं ये लोग। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग काफिले बनाकर चलते हैं एक साथ, एवं ये लोग व्यापार गिल्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका पीटी का यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। दक्षिण भारत में हम चलते हैं। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। अब दक्षिण भारत में भी व्यापारियों के कई संघ थे, ठीक है। दक्षिण भारत में कई बहुत सारे ऐसे ही संघ थे। उनमें से सबसे पहले मणिग्राम और नाना देशी थे। तो ये जो संघ है ना, मणिग्राम और नाना देशी, ये भी कौन है, ये भी एक तरह के व्यापारी ही है, ठीक है। ये पर कहाँ पर, ये साउथ में है, दक्षिण भारत में, ठीक है। ये ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। वे मणिग्राम और नानादेशी लोग कहाँ कहाँ व्यापार करते थे, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ में व्यापार करते थे, बहुत दूर दूर तक जाकर करते थे। अब इनके अलावा और भी आपका एक समुदाय था, वो कौन सा था, चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे एक्स्ट्रा, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। अभी देश के प्रधान इनके मेन व्यापारी समूह आपके बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, चेट्टियार और मारवाड़ी। तो यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। अब हिंदू में कौन था आपका, गुजराती व्यापारी में हिंदू बनिया थे और मुस्लिम में बोहरा, दोनों समुदाय शामिल थे, ठीक है। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों पर फारस की खाड़ी एवं पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे, ठीक है। अब ये लोग क्या चीज बेचते थे, जो दक्षिण साइड में ये लोग आपके पत्तों में कपड़े मसाले बेचते थे, और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत, और दक्षिण पूर्व एशिया से चीन और मसाले, तीन मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे ये लोग, ठीक है। इनका काम था, ये सारे लोग लाते थे यहाँ पर। चले अब यहाँ पर ये देखना है हमें, पश्चिमी तट के नगर थे ना, तो वहां पर जो क्या होगा, वे लोग अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरिया, ईसाई आके बस रहे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, लाल सागर के बंदरगाह में, जो लाल सागर जो बंदरगाह है, वहां पर बेचे जाने वाले जो भारतीय मसाले और कपड़ी है ना, वे लोग क्या करते थे, इटलवी जो व्यापारी द्वारा खरीद लेते थे, एवं खरीदने के बाद में वे वहां से यूरोप बाजार में पहुंचा दिए जाते थे, जिस कारण से व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय हमारे यहाँ के जो भारत का जलवायु जो क्या है, वो आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर उगाए जाने वाले मसाले में काली मिर्च, दालचीनी और जायफल, सौंठ आदि है, ठीक है। यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। अब यूरोप के जो व्यंजन थे ना, उनके लिए यह काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, क्योंकि सारी की सारी आपकी गर्म है। अब ध्यान रखना, आपकी काली मिर्च, जायफल, सौंठ, दालचीनी ये सब बहुत गर्म है ना, और यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, तो जिस कारण से ये लोग के लिए ये बहुत जरूरी बन गए, और इनके स्वाद के लिए भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण बन गया है ना, इसी कारण से। और फिर क्या हुआ आगे, भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था, ये चीजें ही यूरोपीय व्यापारी को भारत तक खींच ले। अब जो भारतीय सूती कपड़ा था हमारे यहाँ का, वहाँ भी बहुत ही अच्छी सही क्वालिटी के और बहुत ही ज्यादा लुभावना होता था। इस कारण से, यही कारण था जो यूरोप के जो व्यापारी लोग थे उनको भारत की ओर आकर्षित करने लगे, ठीक है। और वे लोग यहाँ तक भारत आए व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर यह है ना, ये जो भारतीय सूती कपड़ा, यहाँ के मसाले, अब यही चीज जो बाहर जा रहे हैं, यही चीज क्या करेंगे, अंग्रेजों को, यूरोप के लोगों को धीरे धीरे करके भारत में लेकर आएंगे व्यापार करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, चले। नगरों में शिल्प। अब नगरों में शिल्प मतलब शिल्पकार जो होते हैं, जो क्या कुछ कुछ बनाए जाते हैं, बहुत तरीके का निर्माण करते हैं चीजों का, तो उनके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई। तो एक चीज ये देखिए, क्या चीज है यहाँ पर, यह जो आपका है, या पीतल की इस मोमबत्ती दान का एक काला आवरण। अच्छा, यह आपका मोमबत्ती जिसमें रखते हैं ना, या बनाई गई है, इसी का पीतल का है यार, ठीक है। यहाँ पर पीतल का है, इसमें मोमबत्ती रखी जाती है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बीदर के जो लोग थे ना, बीदर एक आपका शहर है, राज्य, ठीक है। अब वहां के लोग जो हैं, तांबे और चांदी में जराई का काम इतने इतने अच्छे तरीके से करते थे, यहाँ के शिल्पकार प्रसिद्ध थे कि इनका नाम भी यहाँ पर, शिल्पियों का नाम भी यहाँ पर क्या पड़ गया,
बिदरी पड़ गया। तो ठीक है, शिल्प, अगर आपका बिदरी के अर्थ से पूछा जाए कि बिदरी से क्या आशा है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे? शिल्प, शिल्पकार, शिल्प। ठीक है। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बड़े शामिल थे, मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक थे। अब विश्वकर्मा एक समुदाय था आपका। ठीक है। पंचाल, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, या तो पंचाल समुदाय या फिर विश्वकर्मा समुदाय था। यह आपका किस लिए आवश्यक था? ये लोग आपके आवश्यक थे मंदिरों के निर्माण के लिए। ठीक है। यहाँ का बिदरी क्या था आपका? बिदरी आपका शिल्प था। ठीक है। यहाँ से आपको पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है। इसके अलावा भी राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे ये लोग। कौन करते थे? विश्वकर्मा समुदाय अर्थात पंचाल समुदाय। ठीक है। इसी प्रकार सालियार या कैककोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। अब यहाँ पर याद देखो, आपका सेलियार और आपका सेलियार और कैककोलर, ये आपका कौन सा समुदाय है? ये आपका बुनकर समुदाय है। ठीक है। यहाँ पे आपको पीटी का क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है, ध्यान रखना। इसको कॉपी में से नोट कर लो। आप सेलियार या कैककोलर लिखो, उसके सामने में आप बुनकर लिख दो, क्योंकि आपको मेल करने के लिए आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। ये लोग क्या करते थे? मंदिरों को बहुत ही ज्यादा दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य, जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गया था। इस समय में यहाँ पे एक और काम बन गया था, आपका कपास को साफ करना और रंगना भी यहाँ पे बन गया था। आपका स्वतंत्र व्यापार अच्छा खासा हो गया था, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। अब आपका एक शॉल है, इसका बॉर्डर दिखाया गया है, ये वाला आपका। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नजदीक से एक नजर। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी जो नगर है आपका, वह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। ये आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पर है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। हम्पी नगर कहाँ पर? आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है। यह नगर आपका 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। जो विजयनगर साम्राज्य था उसका केंद्र क्या था आपका? मेन आपका हम्पी नगर। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। अब किले की दीवारों के निर्माण से कहीं भी गाढ़े चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गुथा गया था। अब यहाँ पर जो यह हुआ कि हम्पी का जो शहर था, ये इतना उच्च कोटि का यहाँ पर किलेबंदी की गई थी कि इसमें जो हम जो घर बनाते तो मसाले चूने का यूज करते हैं एक दूसरे को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के ऊपर हम लगाकर मसाले लगाकर फिर उसको ईंट पे रखते हैं, फिर मसाले लगा के फिर ईंट रखते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर नहीं बना हुआ था। यहाँ पर आपके शिलाखंडों को आपस में इस तरह से फंसा कर सेट कर दिया गया था, गूंथ दिया गया था। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर निकल रहा है कि जो हम्पी के जो आपके जो दीवारें यूज हुई है ना, इसमें आपका गाड़े और चूने का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर आपस में शिलाखंडों को फंसाकर यहाँ पर गूंथा गया था इनकी दीवारों को। ठीक है। तो कहीं भी गाड़े और चूने का यूज नहीं हुआ है, इनको इस तरीके से फंसाया गया है, इनको शिलाखंडों को, पत्थरों को। ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से। एक किलाबंद नगर, एक किलाबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं सदी में हम्पी नगर का वर्णन किया था। अब यहाँ पर एक पुर्तगाली यात्री आता है, डोमिंगो पेज। इन्होंने क्या किया? 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते थे, अब गोवा से जो लोग आते थे और जो प्रवेश द्वार से गुजरते थे जब वे लोग, ठीक है, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदूर प्राचीर वृद्ध नगर बसा रखा था। अब उस द्वार के अंदर में राजा ने क्या किया था? बहुत ही सुंदर नगर बसा रखा था, जहाँ जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसे नहीं थी, जो अन्य नगरों की दीवारें थी सिंपल तरीके से, वैसे नहीं थी, बल्कि बहुत मजबूत राजगीरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों से बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिसकी छत सपाट चपटी है। ठीक है। अब यहाँ पे
हम्पी जो नगर बसा हुआ है बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत उच्च कोटि से बनाया गया है। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब भी गुम्बद भव्य मेहराब और गुम्बद थे। तो हम्पी के महलों में क्या, आपके भवनों में मेहराब भी थे और गुम्बद भी थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए क्या बनाए गए थे, आले बनाए गए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे। अब हम्पी नगर में बाग बगीचे भी थे, सुंदर तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे, जिनमें कमल, टोडो की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे थे, 15वीं-16वीं शताब्दी की अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजयमान रहता था। अब 15वीं शताब्दी में आपका जो हम्पी था यह इतना ज्यादा फेमस हो चुका था, इतना ज्यादा समृद्ध हो गया था कि हर तरफ इसकी बात चलती थी। ठीक है, यहाँ वाणिज्य और संस्कृति के लिए अपना बहुत ही ज्यादा हर जगह इसी की बात चलती थी, इसी के बारे में हर जगह बात होती थी। यह इतना समृद्ध हो चुका था। ठीक है, उन दिनों हम्पी में हम्पी के बाजारों में मोरो मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम चेट्टियों और पुर्तगाली जैसे यूरोपीय व्यापारियों के लिए एजेंटों का जमघट लगा रहता था। यहाँ पर ये देखना हमें कि हम्पी इतना इतना समृद्ध समृद्ध यहाँ पर शासन हो रहा है, इतना व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप में यह इतना फैल चुका है, इतना समृद्ध हो गया है कि हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। लोग मतलब इसके बात कर रहे हैं, यहाँ पे आना चाह रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो इसी समय में क्या होता है, जो बाजारों में मोरो यानी कि मुस्लिम सौदागर, तो मोरो क्या है, मुस्लिम सौदागर है। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, मोरो भी आपका क्या है यहाँ पर, मुस्लिम सौदागर। ठीक है, और चेट्टियों और पुर्तगाली जैसे यूरोपीय व्यापारियों के लिए एजेंटों का जमघट लगा ये लोग इतने यहाँ पे हमेशा ये लोग यहाँ पे बने रहते थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए। ठीक है, पुर्तगाली और यूरोपीय व्यापारी का यहाँ पर हमेशा टाटा लगा रहता था, ये लोग जमे ही रहते थे व्यापार के लिए। ठीक, यहाँ पे क्या है आपका, मुस्लिम सौदागर के रूप में यह लोग मुस्लिम सौदागर है मोरो। ठीक है, इनके लिए यहाँ पे शब्द यूज किया गया। आगे बढ़ते, मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। अब मंदिर क्या होते थे, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। और देवदासियों विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य क्या करती थी। तो यहाँ पे देखो, जो देवदासियां जो थी ना, विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष में ये लोग क्या करती थी, नाचती थी, नृत्य क्या करती थी। ठीक है, देवदासियां जो थी इस समय में वे लोग महानवमी पर्व में, यहाँ भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। महानवमी पर्व पर जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, ठीक है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। अभी जो हम यहाँ पे जो नवरात्रि बनाते हैं 9 दिनों की, जो माँ दुर्गा आती हैं, ठीक है, तो वे उस समय में दक्षिण में हम्पी के समय में, हम्पी का जब साम्राज्य हम्पी जब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुप्रसिद्ध था हर जगह। ठीक है, विजयनगर की बात हो रही है, तो इस समय में दक्षिण में यह जो नवरात्रि के जो पर्व थे ना, वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, बहुत ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था और इसको मनाया भी जाता था। ठीक है, पुरातत्वविदों ने उन महानवमी मंच को खोज निकाला जहाँ राजा अपने, अब जो पुरातत्व जो विद है वे लोगों ने क्या किया, उस जगह को खोज निकाला जहाँ वे लोग अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधिकृत व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करते थे वे लोग। ठीक, उपहार भी दिए जाते थे। वही विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करते थे। अब इसी जगह में लोग क्या करते थे, आपके उपहार भी लिया करते थे और वहीं पर राजा नृत्य भी, नाच भी देखा करते थे एवं संगीत भी सुना करते थे और मल्ल युद्ध के कार्यक्रम जो होते थे वे लोग वहां पे देखा करते थे। ठीक है, 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। अब ये आपका इम्पोर्टेंट पीटी का क्वेश्चन है कि विजयनगर की जो पराजय हुई वह, उसके पीछे कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो कौन कौन है आपके, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। बताओ एक विजयनगर को हराने के लिए कितनों की जरूरत पड़े। तो आप इस सोच सकते हो कि विजयनगर को हराना कितना मतलब मुश्किल होगा उस समय में। ठीक है, जो 5 लोगों की जरूरत पड़ गई। ठीक है, चले आगे बढ़े हम।
अब हमें देखना है सूरज पश्चिम का प्रवेश द्वार। ठीक है, हमें अब देख लिया हम्पी जो हमारा वाणिज्य केंद्र रह चुका है, बहुत ही प्रसिद्ध। उसकी वास्तुकला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच में था और 1336 में यह हम्पी था। विजयनगर की राजधानी भी थी यह। और पुर्तगाली जो यात्री था डोमिंगो, यह हम्पी की चर्चा करता है। किलेबंदी में चूने और गारे का प्रयोग नहीं था। पत्थरों को अनोखे तरीके से फंसाते थे ये लोग शिलाखंडों में। ठीक है, तो ये हम्पी के बारे में। और हम्पी का पतन किस तरह से हुआ था आपका हमने देखा था। हम्पी के पतन का मुख्य कारण क्या था? ये आपके 1565 में दक्कनी सुल्तानों, जो दक्कन के सुल्तान थे, उनके द्वारा गोलकुंडा एवं बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर की इन पांचों जगहों के शासकों द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा विजयनगर की पराजय हुई। ठीक है, अब सूरज पश्चिम का प्रवेश द्वार भी हम देख लेते हैं। सूरत आज के खंबात की खाड़ी, ठीक है, जो मुगल काल में कैवे कहा जाता था। अहमदाबाद के साथ साथ इस समय अब मतलब मुगल काल की समय की बात हो रही है। अहमदाबाद के साथ साथ यह गुजरात में पश्चिमी व्यापार का यह मेन वाणिज्य केंद्र बन चुका था। ठीक है, सूरत अहमदाबाद तो था ही पहले से, अब उसके साथ में है सूरत भी आपका वाणिज्य केंद्र उभरने उभरने लगा है। ठीक है, यानी कि व्यापार के लिए यहाँ भी सभी आते हैं। यहाँ पे भी सभी लोग अच्छी तरह से व्यापार करने के लिए अपनी उत्सुकता दिखाते हैं। ठीक है, सूरत औरजमुंज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। आपका ये कहाँ से मुख्य द्वार था आपका? और ओरमुझ की खाड़ी से लेकर पश्चिमी एशिया के साथ में व्यापार करने के लिए मेन द्वार था अपना। ठीक है, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मेन जरूरी बात है। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। यह भी आपका पीटी की क्वेश्चन है। क्योंकि कारण है क्योंकि यहाँ से बहुत से हज यात्री जहाज से रवाना होते थे। तो यह भी आपका पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। ठीक है, सूरत आपको एक ऐसा स्वदेशी नगर था जहाँ पर सभी जातियों के धर्मों के लोग आपको मिलते हैं। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अब 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों, जो पुर्तगाल क्योंकि यहाँ पर ढुक चुके हैं ना धीरे धीरे करके, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज सब ढुक चुके हैं इस समय में मध्य। क्योंकि अभी यहाँ पर देखो एंडिंग में यहाँ पे औरंगजेब मतलब अ, पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने यहाँ पर आपको माल गोदाम यहाँ पर थे। अब 17वीं शताब्दी आते आते पुर्तगाली जो थे, डच और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम यहाँ पर थे। अब 16वीं में तो ये लोग घुस जाते हैं अंग्रेज, और धीरे धीरे करके ये लोग यहाँ पर 17वीं तक क्या करते हैं, अपने कारखाने और माल गोदाम भी ये लोग यहाँ पर बना लेते हैं सूरत में। ठीक है, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1679 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। ठीक है, चलिए इसका हम देख लेते हैं आगे कि भाई बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। क्यों? सूरत में एक ऐसी दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक फूट कर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे। अब ये भी आप देख लो, जरूरी चीज बात है, यहाँ पर ध्यान रखो और आप अंडरलाइन कर लो साइन को। और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। अब ये जो यहाँ पर आपका सूरत में जो काम हो रहा है ना, सूरत में आपका जरी गोटा जरियों का काम हो रहा है आपका, ठीक है, सूती कपड़ा जो यहाँ पर इसकी जो दुकान है आपके सूरत में, तो इन सभी के लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बहुत ज्यादा ही बाजार उपलब्ध है मार्केटिंग के लिए। ठीक है, इस कारण से इस कारण से भी यहाँ पर अनेक देशों के लोग यहाँ पर बाजार के लिए दिखाते थे। वे लोग बाजार के लिए यहाँ पे मतलब
जमा मतलब कि लगे रहते थे कि हाँ इन सूरत के संग में व्यापार हो जाए, हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ से माल अपना खरीद कर लेके जा सके अपने बाजारों में। ठीक है, राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्रामगृह बना रखे थे। अब इस राज्य में क्या किए थे कि जो बहुत जगहों से जो लोग आते थे व्यापार करने के लिए, ठीक है, और तो उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए इन लोगों ने क्या किया था, कई विश्रामगृह भी भवन बना रखे थे, भव्य भवन, ठीक है, और असंख्य मनोरंजक स्थल भी यहाँ पर बना रखे थे। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर जो नगर में इस सूरत में जो आते थे, कई जगहों से लोग आते थे, उनके लिए यहाँ पर अच्छी सुख सुविधा, अच्छे मतलब यहाँ पे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरह के प्रबंध कर रखे थे ना। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारियां कंपनियां भी थी। अब यहाँ पे जो काठियावाड़ी सेठों थे, यहाँ पे महाजन जो थे यहाँ के, उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी साहूकारियां साथ में कंपनियां भी थी। अब उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर तक मिस्र में कहिरा, इराक, बसरा और बेल्जियम में एंटीवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। अब यहाँ पर आपका जो हुंडी शब्द है, यह आपका पीटी में बन चुका है क्वेश्चन, जिसका अर्थ है आपका विनय पत्र। ठीक है, और यह कहाँ किसके लिए मान्यता प्राप्त थी, किन देशों के लिए आपका, वह है आपका मिस्र में कहिरा, इराक, बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प। तो इन बाजारों के लिए मान्यता प्राप्त थी हिंदी से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, यह पीटी का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कई बार। और इन सब के बाद में अब यहाँ पर देखो, जो हमने अभी अब तक इतना यहाँ पे सूरत की व्यापार के बारे में जो जानकारी दी ना, ये इतने अच्छे उच्च कोटि के यहाँ पे सभी सभी चीजें, सभी दुकान यहाँ पर हैं। ठीक है, और कई प्रसिद्ध कई जरूरी चीजें हैं जो अन्य देशों के बाजारों के लिए जरूरी है, बहुत मांग है अन्य बाजारों में। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी थी, इसीलिए यहाँ पर अंग्रेज इतिहासकार ओमिंगटन ने इस बंदरगाह के लिए बहुत ही खूबसूरत बात लिखी थी कि आपके बंदरगाह पर भिन्न भिन्न देशों से औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाल के खड़े देखे जा सकते, किस व्यापार के लिए, है ना। यहाँ पे इतने अच्छी तरीके से हम यहाँ से व्यापार कर सकते थे कई देश के लोग। तो ऑलरेडी यहाँ पर सभी लोग आके पहले से खड़े रहते हैं। ठीक है, कई कई दिनों तक व्यापार करने के लिए लोग बहुत दिनों तक यहाँ पर लंगर डाल के रहते रहते थे, मतलब खड़े रहते थे ये लोग यहाँ पे, टिके रहते थे कि हाँ हमें यहाँ पे व्यापार करना, और सारी सुविधाएं तो यहाँ पे थी कितने नगर में आने वालों के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतने उच्च कोटि के यहाँ पे चीजें, यहाँ पे सामान, यहाँ पे वस्तुएं मिल रही हैं, जिस कारण से यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी अन्य अन्य देशों से यहाँ पर आ रहे हैं व्यापार करने के लिए। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अंतपतन प्रारंभ हो गया। अब यहाँ पे देखो, हम्पी की तरह ही इसका भी 17वीं शताब्दी जो अंतिम पीरियड था, उसमें इसका भी पतन प्रारंभ हो गया था। अब इसके कई कारण थे, कई कारण में से कौन सा कारण है, पहला हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों, ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि हुई। अच्छा, अब यहाँ पर जो अंधपतन शुरू हो चुका है यहाँ पे आपका सूरत का, इसमें आपका पहला कारण है क्योंकि मुगल साम्राज्य भी मुगल साम्राज्य का जो पतन हो गया उस कारण से बाजारों एवं उत्पादकता की हानि हो गई। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य का पतन और बाजारों की हानि क्यों हुई, क्योंकि दूसरा कारण यहाँ पर था कि पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण, और तीसरा कारण आपका है बम्बई से प्रतिस्पर्धा, जहां अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है, आज वर्तमान में तो है ही, नो डाउट। तो हमने यहाँ पे कारण देख लिए हैं कि सूरत के पतन के क्या क्या कारण है। आपके मेन आपका कारण जो है वह यह है कि पुर्तगाली द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण यहाँ पे बना लिया गया है। ठीक है, तो जिस कारण से मुगल साम्राज्य के व्यापार में भी हानियां होने लगी, और आपके सूरत का जो व्यापार है वह आपके पतन की ओर जाने लगा। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े अब। और हाँ, यहाँ आपको पीटी सॉरी, यहाँ से आपका जो अगर सवाल बन सकता है कि आपका सूरत के पतन के कारणों को आप निम्नलिखित करें, तो यहाँ आपका पीटी का क्वेश्चन भी बन सकता है, आपका मेंस का भी यहाँ पे आपका निकल रहा है। हुंडी का भी मैंने बताया पहले, हुंडी भी आपका ये सवाल है आपका, यह भी आपका पीटी का है कि यहाँ एक विनय पत्र है। ठीक है, चलो
अब हम देख लेते हैं जोखिम भरा दौर किसका, मसूलीपट्टनम का। ठीक है, अब मसूलीपट्टनम के लिए भी भाई चुनौती भरा सफर यहाँ पे रहेगा। आगे चल कर पढ़ते समय हमें पता चलेगी। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, अब मसूलीपट्टनम को ही क्या कहते हैं, मछलीपट्टनम भी कहते हैं। ठीक है, मसूलीपट्टनम को ही क्या कहते हैं, मछलीपट्टनम कहते हैं। ठीक है, अब जो यह नगर है, यह कहाँ पर है, यह नगर आपका कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो आपका पीटी का यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। अब जब 17वीं शताब्दी में हम दक्षिण की ओर बढ़ रहे, पश्चिम में हमने क्या देखा था आपका, सूरत के बारे में, वहां भी बहुत 17वीं शताब्दी में बहुत फेमस हो रहा था। और 17वीं शताब्दी के अंत में आते आते वह पतन की ओर बढ़ने लगा। तो वही 17वीं शताब्दी में दक्षिण की ओर जो हमारा यह मछलीपट्टनम है या मछलीपट्टनम, यहाँ भी बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। ठीक है, यहाँ पे बहुत कई तरह की गतिविधियां यहाँ पर होती थी। ठीक है, हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अब ये जो हॉलैंड कंपनी है और इंग्लैंड की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया, इसने कोशिश क्या की कि यह मसूलीपट्टनम पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। क्यों भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे भी आपका व्यापारिक केंद्र था, पत्तन था, यहाँ से भी वे लोग व्यापार कर सकते थे, है ना, सामान वगैरह यहाँ से भी लेके जा सकते थे अपने अपने देश सभी लोग। तो इससे वे क्या चाहते थे कि इस पत्तन पे भी इस बंदरगाह पे भी ये लोग अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। ठीक है, बंदरगाह बहुत ही अहम स्थान होता है जहाँ से कई देश व्यापार करते हैं, इसलिए हर कोई चाहता है कि भाई बंदरगाह पे हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाए। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने ही बनाया था। अब मसूलीपट्टनम में एक किला है जो किसने बनाया था, आपका हॉलैंड वासियों ने। यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन है, आपका पीटी यहाँ से बन सकता है। आगे चले, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमाश्ते विलियम मैथवर्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया था। अब मछलीपट्टनम का वर्णन किसने किया था, अंग्रेजी कंपनी के गुमशती विलियम मैथड ने 1620 में किया था। इन्होंने क्या लिखा था मछलीपट्टनम शहर के बारे में, कि यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है। यह गोलकुंडा, ठीक है, इसका मुख्य पतन था, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एजेंट रखती थी। यहाँ क्या करती थी, अपना अपना एजेंट रखती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है। नगर छोटा है गोलकुंडा, किंतु बहुत ही घना होता, मतलब बहुत ही ज्यादा आबादी थी यहाँ पर। बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ था। न ही यहाँ अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यह जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई थी, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने, और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस पर आते जाते रहते हैं, यहाँ उनके लिए निवास की व्यवस्था करता था। अब यहाँ पे अंग्रेज के जो थे बोले क्या करते थे, अपने लिए निवास की व्यवस्था यहाँ पर करते थे। तो यहाँ भी आपको स्टेटमेंट के तौर पर अगर आ जाए कि यहाँ लाइन जो है, जितनी भी यहाँ प्लान हमने पढ़ी है, किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, या किस शासनकाल में लिखी गई, तो आपका यहाँ से सवाल बन सकता है, आप सवाल निकाल पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया। अब यहाँ पे भी एकाधिकार भी लागू कर दिया। ठीक है, बिक्री पर, मसालों और अन्य चीजों की बिक्रियों पर ये लोगों ने क्या कर दिया, एकाधिकार लागू कर दिया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। अब जो गोलकुंडा के जो शासक थे ना, उन लोगों ने क्या यहाँ पर नीति अपनाई कि उनका जो व्यापार जो था गोलकुंडा का, वे पूरी तरह से ईस्ट इंडिया अपने हाथों में ना ले ले। तो इससे इन लोगों ने क्या किया, चालाकी से गोलकुंडा के शासक जो थे यहाँ पे कुतुबशाही, इन्होंने क्या किया, उस सब पर अपना एक अधिकार लागू कर दिया। ठीक है, विभिन्न व्यापारी विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कमेटी, चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। अब गोलकुंडा के जो कुलीन वर्ग थे ना, इन लोगों ने क्या कर दिया, अपने ही इसी यूरोपीय व्यापारियों ने भी नगर को घनी आबादी वाला समृद्धशाली नगर बना दिया है, इन लोगों ने भी। ठीक है, सभी लोगों ने मिलकर बना दिया, सारे लोग वहां पे है ना। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अंग्रेज भी साथ में है, एक और आपके गोलकुंडा के शासक भी हैं, और यहाँ पे मुगल भी हैं। अब जैसे यहाँ पे अंग्रेज भी अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं ना, उसी तरह से मुगल भी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली। मुगलों ने भी अपनी शक्ति पूरी तरह से गोलकुंडा तक बढ़ा ली। अब जैसे ही बढ़ा ली यहाँ पर गोलकुंडा तक, तो उनके प्रतिनिधि जो था, सूबेदार था जो,
वो कौन था आपका मुगलों का? मीर जुमला। मीर जुमला ने, जो कि स्वयं स्वयं एक सौदागर था, ठीक है। मीर जुमला कौन था? एक सौदागर था, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, मुगलों की ओर से था, ठीक है, सूबेदार। यहाँ से पीटी बन सकता है, ध्यान रखिए। हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। इसने अपने क्या नीति अपनाई? इसने क्या कर दिया? अंग्रेजों और हॉलैंड वासियों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि वे लड़के यहाँ से चले जाए, है ना, छोड़ के। अब यहाँ पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब जो गोलकुंडा के जो शासक थे, ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे जो मुगल घुस रहे हैं, अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि मुगल जो बादशाह जो कौन था एंड में, आपकी 17वीं शताब्दी में औरंगजेब था। तो औरंगजेब क्या करता है? यहाँ पर गोलकुंडा को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। अब जैसे ये मिला लेता है, तो यहाँ पे तो गोलकुंडा का जो शासक था अपना, वो तो खत्म। इससे तो अपने मुगल में मिला लिया, अपने साम्राज्य में, ठीक है। और जैसे जैसे मिला लिया है यहाँ पर, तो वैसे क्या होता है यहाँ पर आपका कि अब जो यूरोप कंपनियां हैं, अब जो यूरोप की कंपनियां हैं, उनके सामने में कोई अन्य विकल्प ढूंढने का समस्या आ खड़ी होती है। तो अब ये क्या करते हैं? यूरोपीय कंपनी क्या करती है? जो ये अपनी कंपनी नई नीति के अंतर्गत इतना ही प्राप्त नहीं था कि पत्तन द्वितीय प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात का भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें, ठीक है। जब कंपनी के व्यापारी वर्तमान में मुंबई, कोलकाता और मद्रास यानी कि चेन्नई वर्तमान में चले गए, तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आपका मुगल साम्राज्य में मिला लेता है गोलकुंडा को औरंगजेब, वैसे ही अब इसकी अंग्रेजी कंपनियां जो हैं, ठीक है, ये क्या करती? अपनी कंपनियां स्थापित कर लेती। कहाँ पे? शहरों में, आपके आपके बम्बई, कोलकाता, आपके चेन्नई में, ठीक है। तो जैसे ही लोग शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ से, वैसे ही मछलीपट्टनम अपने आप ही अपनी समृद्धि खो बैठते हैं। और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अंध पतन भी हो गया। 18वीं शताब्दी आते आते आपका मछलीपट्टनम भी अपनी समृद्धि खो बैठता है, और यह भी अपने अंध पतन की ओर चला जाता है। आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, नए नगर और व्यापारियों में अब नए आ गए। अभी हम मुगल, आपकी गोलकुंडा सब खत्म, अब यहाँ पर आ गए हैं आपके अंग्रेजी कंपनियां जो यहाँ पर आ गई हैं। मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे थे ये लोग। अब इनका यहाँ पर व्यापार यहाँ पे चलने लगा। अब ये क्या करने लगे? धीरे धीरे अपनी व्यापार, ठीक है, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई इन्होंने, अंग्रेजों ने। और साथ ही लोग धीरे धीरे व्यापार करना शुरू कर दिए, और यहाँ के भारतीय लोगों को एजेंट के रूप में काम करवाने लगे, ठीक है। तो इतनी सी यहाँ पर है, और कुछ नहीं है। बस, तो आज की क्लास समाप्त आपकी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप प्लीज कमेंट, लाइक कीजिएगा, शेयर भी, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, ताकि और भी क्लासेस आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट प्लीज आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, अब कल मिलते हैं, कल की क्लास में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें।